नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। अ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स वोज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक रिवर्सिबल इंजन है जो दो टेम्परेचर्स के दरमियान काम कर रहा है और उन टेम्परेचर्स का डिफरेंस कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस दफ़ा टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है T1 माइनस T2 दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट्स 546 जूल टू द सिंक। अगर ये जो इंजन है ये एब्जॉर्ब कर रहा है सोर्स में से 746 जूल हीट, जिसको हमने Q1 का नाम दिया हुआ है, और सिंक में हीट रिजेक्ट कितनी कर रहा है 546 जूल, जिसको हमने Q2 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहा गया है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। सोर्स का टेम्परेचर T1 फाइंड करना है और सिंक का टेम्परेचर T2 आपने फाइंड करना है। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में आता है, सेम वही टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में भी आता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर मैंने लिखा T1 माइनस T2 100 डिग्री सेल्सियस या T1 माइनस T2 100 केल्विन। तो जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में आता है वही केल्विन में भी आता है। किस तरह से आता है भाई, वो चीज़ देखते हैं। मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास T1 टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, T2 टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूं T2 माइनस T1 तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 0, तो T2 माइनस T1 ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को केल्विन में करके देखते हैं। ठीक है, तो T1 कितना था, T1 था हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो प्लस 273, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। और T2 कितना है, T2 है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो प्लस 273 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 373 केल्विन। तो अगर मैं करूं T2 माइनस T1 तो कितना आएगा 373 माइनस 273 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 केल्विन। तो यहां पर अगर आप देखें T2 माइनस T1 है तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया वो कितना आया 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को इन्हीं वैल्यूज को जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है और उनका फिर जब हमने टेम्परेचर डिफरेंस देखा है तो वो भी 100 केल्विन आया है। तो याद रखिए टेम्परेचर का डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में आता है वही केल्विन में आता है। ये आगे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैं अब रेज कर रहा हूं, जस्ट ये थोड़ी छोटी सी बात ये हमने समझाने के लिए आपको ये काम किया था। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो हमसे क्या कहता है। तो हमने फाइंड क्या करना है T1 और T2 को, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ना T1 और T2 को फाइंड करने के लिए हम एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं हीट इंजन की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये T1 और T2 क्या है। यहाँ पर देखें कि हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 या इसको हम कहते हैं कि 1 माइनस T2 बाई T1। तो ये हमारे पास क्या होता है कि T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 आता है। ठीक है, अब यहां पर देखें इस एफिशिएंसी के फार्मूला से अगर हम देखें तो ना मेरे पास T1 है ना मेरे पास T2 है, तो मैं कैसे ना मेरे पास एफिशिएंसी की वैल्यू है तो मैं कैसे T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करूं, कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे पास Q1 और Q2 की वैल्यू है, अगर ये दो वैल्यूज हैं तो यहां से मैं एफिशिएंसी की तो वैल्यू तो फाइंड कर सकता हूं, उससे फिर मैं T1 और T2 निकाल लूंगा। तो देखते हैं कि वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 Q2 सा, तो Q2 बाई Q1 आ जाएगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 कितना है 546 डिवाइडेड बाय 746 और कितना आ जाएगा ये 746
-546 डिवाइडेड बाय 746 और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ऊपर 746 माइनस 546 200 डिवाइडेड बाय 746। तो इससे जो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.268 आ जाएगी। तो एफिशिएंसी की वैल्यू निकल आई कितनी, 0.268। एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी निकली, 0.268। अब यहां पर ना उस एफिशिएंसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी, 0.268 इज इक्वल टू, भाई T1 माइनस T2 क्या है, T1 माइनस T2 क्या है, भाई ये तो हमारे पास वैल्यू है, वो तो 100 है, वो तो 100 है। तो यहां पर हम इसको पुट कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाय T1 आ जाएगा, लेकिन T1 की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, T1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.268। तो T1 मेरे पास कितना निकलेगा, 373 केल्विन, या हम इसको कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अगर देखिए डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो +273 कर दें, अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो -273 कर दें। तो केल्विन में आंसर आया 373 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा T1 का आंसर। तो एक चीज हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं T2 हम कैसे फाइंड करें। भाई T2 फाइंड करने के लिए T1 माइनस T2 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। T1 माइनस T2 कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। T2 को उठाकर उधर ले जाए प्लस हो जाएगा, 100 को उठाकर इधर ले आए माइनस हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, और T2 इज इक्वल टू T1 कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस अभी हमने निकाला है। तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो T1 है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो T2 है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, दोनों फाइंड हो गए। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो T1 100 है, T2 इसमें 0 है, इस वजह से T1 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है। तो यही दो वैल्यूज हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। A mechanical engineer develops an engine working between 327 degree Celsius and 27 degree Celsius and claims to have an efficiency of 52%। कहता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिसने एक इंजन बनाया जो वर्क कर रहा है किन दो टेम्परेचर्स के दरमियान, 327 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना है, T1 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस, और जब केल्विन में करेंगे तो +273 करेंगे तो 600 केल्विन आ जाएगा। और जो सिंक का उसने टेम्परेचर लिया है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और जब केल्विन में करेंगे तो +273 इसमें करेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। और उस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो जो कह रहा है, वो जो क्लेम कर रहा है कि इस इंजन की एफिशिएंसी है 52% है। पूछा क्या गया है, कहता है कि डज ही क्लेम्स करेक्टली। अब वो कह रहा है कि ये जो मैंने इंजन बनाया है इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान उसकी एफिशिएंसी है 52%। पूछा ये गया है कि क्या वो ये ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, क्या वाकई ही उसके इस इंजन की एफिशिएंसी 52% है या नहीं है, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 परसेंटेज में निकालनी है तो इनटू 100 कर देते हैं। ओके हो गया। तो वैल्यूज जस्ट आप इसमें पुट करनी है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है, T2 है 300 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 600 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा यहां पर फिर क्या होगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस है 0 इनसे गया, 3 1s are 2 3 2s are 6, तो आ गया 1/2, यहां पर आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 आ गया, इंटू 100 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया, एफिशिएंसी
इज इक्वल टू 1/2, 2 - 1 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं 0.5 लिख रहा हूं, 1/2 आएगा ना तो इसको मैं 0.5 लिख रहा हूं, तो इनटू 100, तो एफिशिएंसी आई है भाई 50%। 50%। अच्छा, इस इंजन की एफिशिएंसी जो आई है वो 50% आई है। जो जिस इंजीनियर ने ये इंजन बनाया है वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था भाई इस इंजन की एफिशिएंसी 52%, और जब मैंने कैलकुलेशन की है तो भाई उसमें तो 50% आ रही है, यानी कि जो वो क्लेम कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी 52% है वो गलत कर रहा है। जो इसने इंजन बनाया है उसकी एफिशिएंसी 52% नहीं है भाई, उसकी एफिशिएंसी 50% है, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। वो जो क्लेम कर रहा है वो गलत कह रहा है, ठीक है, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8, अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल ऑफ वर्क। एक हीट इंजन है जो कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है 100 जूल, एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट्स 400 जूल ऑफ हीट, और सिंक में कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है 400 जूल, इसको मैं Q2 से शो करूंगा। याद रखें कि जो हमारे पास सिंक में हीट रिजेक्ट हो रही होती है उसको हम Q2 से लेते हैं, और जो हीट सोर्स से इंजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो हम Q1 लेते हैं, हमेशा याद रखना है, ठीक है। सिंक में जो हीट जा रही है वो Q2 होगी। अच्छा, और क्या कहा हुआ है 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर में जा रही है, Q2 हीट है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या है भाई। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो इसमें कौन सा होगा, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा W/Q1, और इसको मैं लिख सकता हूं W क्या होता है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q1 आ जाएगा। क्यों, वर्क कितना होता है Q1 माइनस Q2। अब यहां पर देखें क्या मेरे पास जो हमारे पास है Q1 की वैल्यू है भाई, Q1 की वैल्यू नहीं है। क्या मेरे पास Q2 की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या मेरे पास Q1 की वैल्यू है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं एफिशिएंसी कैसे निकालूं, यानी कि इन शॉर्ट ये कि अगर मुझे कहीं किसी तरीके से Q1 की वैल्यू पता चल जाए तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, क्योंकि Q2 की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है वो कितनी है 400 जूल। तो अब मैं पहले फाइंड करता हूं Q1 की वैल्यू। तो Q1 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वर्क क्या होता है Q1 माइनस Q2, ठीक है। W क्या होता है Q1 माइनस Q2, और यहां पर मेरे पास Q2 की भी वैल्यू है, वर्क की भी वैल्यू है, तो Q1 फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पर वो Q1 किस तरह से मैं फाइंड करूंगा कि W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 आ जाएगा। अब वर्क यहां पर कितना है 100, तो यहां पर आ जाएगा 100 प्लस Q2 कितना है भाई, Q2 तो 400 है, यहां पर आ जाएगा 400 इज इक्वल टू Q1, तो Q1 हमारे पास आ जाएगा 500 जूल आ जाएगा। ओके हो गया, तो Q1 फाइंड हो गया। अब जैसे इसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर निकालें, कहानी खत्म करें। तो ईटा इज इक्वल टू Q1 कितना है भाई 500 माइनस Q2 कितना है 400 डिवाइडेड बाय Q1 कितना है 500। तो ये जो हमारे पास आंसर इसको सॉल्व करने से निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 500 माइनस 400 कितना हो गया 100। तो ईटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 500, और 0 0 से काट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसकी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। होप सो के नजर आ रहा होगा, ठीक है। यानी परसेंटेज में निकालना है तो मैं एफिशिएंसी की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ईटा इज इक्वल टू 500 माइनस 400 100, 100 डिवाइडेड बाय 500 आ गया। तो यहां से आंसर आया 1/5, 2 0 2 0, ऊपर वाले 2 0 नीचे वाले 2 0 से काट के 1 डिवाइडेड बाय 5, और 1 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 0.2। तो 0.2 को जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20%, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 9 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है अ कॉर्नेट इंजन वूज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट 7 डिग्री सेल्सियस।
एक कॉर्नेट इंजन है जिसका जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है वो कितने पे है, वो 7 डिग्री सेल्सियस पे है, जिसको T2 का नाम देते हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हो तो T1, लो टेम्परेचर रिजर्वायर हो तो T2, हमेशा याद रखना है बस। और T2 इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा, तो 280 केल्विन आ जाएगा। ओके है। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है, हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ईटा इज इक्वल टू 50%, और जब वैल्यू में करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो परसेंटेज को वैल्यू में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो 0.5 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है कि इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। मैं चाहता हूं कि इस इंजन की एफिशिएंसी को मैं 70% तक ले जाऊं। मतलब अभी कितनी है, 50% है, अभी कितनी है, 50% है। मैं चाहता हूं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% नहीं, वो 70% हो जाए। तो ईटा 2 आपने लेना है 70%, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज है, मुझे कितना सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए, गौर से सुने, इस पे गौर से सुने, इसमें कहा गया है, कहता है कि एक हमारे पास इंजन है, हीट इंजन है, कि जिसमें लो टेम्परेचर रिजर्वायर क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस है, T2 दिया हुआ है यानी 280 केल्विन है, और उस हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, 50% है, 50% है। कहता है कि अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी 50% से बढ़ाकर 70% तक करनी है तो मुझे जो सोर्स का टेम्परेचर है वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी T1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब गौर से सुनना है यहाँ पर, क्या मुझे ये जो इंजन जो 50% एफिशिएंसी है, क्या मुझे इसका पता है कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T1? वो मुझे कोई नहीं पता, तो पहले मैं इसका T1 फाइंड करूंगा। फिर अगर मुझे 70% तक उसकी एफिशिएंसी को लेकर जाना है तो मुझे इस T1 टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, वो होगा T1 डैश, और फिर मैं वो फाइंड करूंगा। तो लास्ट में इनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ओके हो गया, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। यहां पर ना जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ईटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 हम कर रहे हैं। ओके हो गया। तो उसके बाद यहां पर दूसरे की हम फाइंड करेंगे, ईटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 डैश, ये चीज ओके है। तो यहां से पहले हमने फाइंड करना है T1 को, यहां से मैं निकालूंगा, यहां से मैं निकालूंगा T1 डैश को, और लास्ट में जाकर इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखें कि ईटा 1 कितना है, वो तो 0.5 है, तो पुट कर दें। यहां पर हम पुट करेंगे 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है भाई, T2 तो 280 है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 280 डिवाइडेड बाय T1। डन हो गया। तो यहां पर हमारे पास T1 मैं अब यहां से फाइंड कर सकता हूं, तो 280 को उठाकर इधर ले आए, 280 डिवाइडेड बाय T1 को इज इक्वल टू 1 उधर ही, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 0.5 आ जाएगा, माइनस 0.5 आ जाएगा। ओके हो गया। तो 280 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 0.5 आ जाएगा। ओके हो गया। यानी कि 0.5 को इधर ले आए, T1 को उठाकर उधर ले जाएं, तो 280 डिवाइडेड बाय 0.5, इसको सॉल्व करने से जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 560 केल्विन निकलेगा। ओके हो गया। यानी कि अगर यहां पर टेम्परेचर हो कितना, 560 केल्विन, तो T2 हमें पहले ही दिया हुआ है, तब जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, वो 50% आएगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस T1 टेम्परेचर को कितना बढ़ाऊं, क्योंकि याद रखें कि अगर मुझे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो मुझे T1 जो टेम्परेचर है, सोर्स का जो टेम्परेचर है, वो मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। हम सिंक का टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करते, हम सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अगर मुझे किसी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो वही कह रहा है कि T1 से मैं सोर्स का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करूं कि मेरे पास जो इंजन की एफिशिएंसी है वो 70% तक आ जाए, तो वो आप देखने लगे हैं। तो ईटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, कितनी मैंने एफिशिएंसी बढ़ानी है, 70%, वैल्यू में करेंगे तो 0.7 आएगी, तो 0.7 इज इक्वल टू
1 माइनस T2 कितना है, T2 तो 280 है, दोनों के लिए एक जैसा ही है, डिवाइडेड बाय T1 डैश, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 280 डिवाइडेड बाय T1 डैश को उठाकर इधर ले आए, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 0.7 ओके हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, 280 डिवाइडेड बाय T1 डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। ओके तो T1 डैश इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 0.3 आ जाएगा, और 280 को जब डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो आंसर क्या आता है, 933.33 केल्विन आ जाता है, 933.33 केल्विन आ जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं T2 टेम्परेचर यानी T1 डैश टेम्परेचर सॉरी T1 डैश अगर मैं कितना लूँ, 933.33 लूँ, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, वो 70% हो जाएगी इंजन की। यानी कि 560 से केल्विन से मैंने टेम्परेचर बढ़ाकर 933.33 कर दिया, यानी कि मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाया वो चीज़ देखते हैं। तो T1 डैश में से T1 को माइनस कर दें, 933.33 माइनस 560, 933.33 माइनस 560, ये तो आंसर कितना आ जाएगा, 373.33 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले के मुकाबले में मुझे 373.33 डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। अब यहाँ पर देखें टेम्परेचर का डिफरेंस मैंने कहा था, जो केल्विन में आता है वही डिग्री सेल्सियस में आता है। तो जो केल्विन में लिखे 373.33 केल्विन, या आप लिखें 373.33 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस में आंसर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम आते हैं। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। अ स्टीम इंजन हैज अ बॉयलर दैट ऑपरेट्स एट 450 केल्विन है, यानी कि T1 हमें दिया हुआ है वो कितना है, 450 केल्विन। द हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम, ओके हो गया, विच ड्राइव्स द पिस्टन, जिसे पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, और ठीक है, और वर्क होता है। The exhaust temperature of the outside air is about 300 केल्विन, यानी कि T2 कितना है, वो 300 केल्विन है। What is maximum efficiency of this steam engine? इस steam engine की maximum efficiency कितनी है, यानी हमसे ईटा के बारे में पूछा हुआ है और T1 और T2 हमें दिया हुआ है। तो सेम वही आसान सा फार्मूला, सॉल्यूशन हम कहते हैं कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100। तो जस्ट वैल्यूज इसमें पुट करनी है, 1 माइनस T2 कितना है, 300 डिवाइडेड बाय 450, 300 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ओके हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, जब हम 300 को 450 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 आ गया, तो 1/3 इंटू 100, यानी कि जो इसकी एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 33% आएगी। और यही हमसे उसने पूछा हुआ था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल और ट्रिकी न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता, मतलब मुश्किल इसको समझते हैं, लेकिन आसान सा है। 336 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। कहता है कि 336 जूल एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस है। पहले ना इस चीज़ का मतलब समझते हैं, और इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं वो भी हम देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखें इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले, कि अगर हमारे पास ये आइस है, ये वाटर है, ठीक है, अगर हमारे पास आइस से आइस वाटर में चेंज हो रहा है, मतलब बर्फ पिघल रही है और पिघल के क्या बन रहा है, क्या बन रही है, पानी बन रही है, तो इसमें ये जो आइस है ये क्या होते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, ये हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और उस हीट को हम लेते हैं प्लस क्यू, उस हीट को हम क्या लेते हैं, प्लस क्यू लेते हैं। ये कुछ कन्वेंशन याद रखनी है। उसके बाद अगर हम वाटर से आइस बनाएं,
अगर हम वाटर से आइस बनाएं तो हमें हीट को एक्सपेल करना पड़ता है, हीट को इसमें से निकालना पड़ता है। इस वजह से अगर हम वाटर से आइस बना रहे हैं तो हम हीट को हम -Q लेते हैं, ये भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में गिवन है, कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करके किस में चेंज कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, ठीक है। 1 ग्राम आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करके किस में हम चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में। तो अगर 1 ग्राम आइस को हमें वाटर में यानी लिक्विड में चेंज करना है तो हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी उसने दी हुई है, वो उसे दी हुई है एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो 336 जूल दी हुई है। तो 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो है 336 जूल है। और इसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको हम शो किससे करते हैं, LF से। और इसका फार्मूला क्या होता है, LF इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहां पर 336 जूल डिवाइडेड बाय M कितना है, 1 ग्राम। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 336 जूल पर ग्राम हमारे पास आ रही है। ओके हो गया, ये हमारे पास होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर देखें हमारे पास ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने लिखी हुई है 336 जूल पर ग्राम हमने लिखी हुई है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कहानी, नेक्स्ट वो क्या कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारे पास जो वाटर है वो कितना है, 30 ग्राम है। और अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एज इट इज चेंज टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब ये किस में चेंज हो रहा है, वाटर आइस में चेंज हो रहा है। 30 ग्राम ऑफ वाटर आइस में चेंज हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कहता है कि बताएं चेंज इन एंट्रोपी कितनी आई है, क्या चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है या चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है। अब गौर से सुने, यहां पर देखें वाटर चेंज हो रहा है आइस के अंदर, वाटर चेंज हो रहा है आइस के अंदर। और जब वाटर आइस के अंदर चेंज हो तो हम क्या लेते हैं, -Q, हम क्या लेते हैं, -Q लेते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल Q बाय T। तो यहां पर क्योंकि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर हम इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे कि डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q बाई T। एक चीज तो ये याद रखनी है। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है कि याद रखें कि यहां से वाटर से आइस में ये कन्वर्ट हो रहा है। वाटर में ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है रैंडम होती है या आइस में ज्यादा होती है। तो आप कहेंगे सर वाटर क्या है, लिक्विड है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और आइस में जो है वो ऑर्डर्ड होते हैं। तो एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम और डिसऑर्डरनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। इससे पता चला कि जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो यहां पर देखें कि वाटर में मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम है और यहां से वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कम हो रही है क्योंकि आइस में वो हमारे पास क्या होते हैं कि ऑर्डर स्टेट में होते हैं। तो वाटर से जब आइस में आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कम हो रही है, यानी एंट्रोपी कम हो रही है। एंट्रोपी इसमें चेंज इन एंट्रोपी इसमें क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। याद रखें हम एंट्रोपी फाइंड नहीं कर सकते, हम चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं।
और यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि इस फिनोमेना में जब 30 ग्राम ऑफ वाटर आइस में चेंज हो रहा है तो इसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये हमने प्रूव करना है। ओके हो गया। तो इसमें इसी फार्मूला से हम एक और चीज़ बना सकते हैं कि क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ, एम इंटू एल एफ। क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं भाई, लिख सकता हूँ। तो वही इधर हमने आप पुट करना है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एम एल एफ, लेटेंट हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है एल के साथ छोटू सा एफ, और नीचे टी इज इक्वल टू, भाई एम कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस तो ज़ाहिर है 273 केल्विन होगा। एम कितना है 30 ग्राम, तो यहाँ पर 30 पुट कर दें। एल एफ कितना है 336, तो 336 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय टी कितना है 273। इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, डेल्टा एस जो हमारे पास आ रहा है -36.92 -36.92 जूल पर केल्विन, -36.92 जूल पर केल्विन। यानी कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस से ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ आ रहे हैं। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10। यहां पर हमारी चैप्टर नंबर 11 की होती है हैप्पी एंडिंग। क्या होती है, हैप्पी एंडिंग। और आपको अगर चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से कोई भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वो टॉपिक को सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सर्च करने में आसानी होती है, क्योंकि चैप्टर वाइज वो सारी वीडियोज़ हैं। तो होप्स हो कि सारी न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।